हेलो। तो आज हम देखेंगे G7 के बारे में, G8 के बारे में, G20 के बारे में, FATF के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि G7 क्या है, कैसे G8 बना, कैसे G20 बना, कैसे FATF बना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेनेसिस मतलब उत्पत्ति। सबसे पहले बात करेंगे हम G7 के बारे में। G7 कैसे बढ़ा? अब देखो हुआ क्या कि 1975 में एक ग्रुप उभर के आया जिससे कहा गया हमने ग्रुप ऑफ सिक्स। उस ग्रुप में कौन कौन था? फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। इन 6 देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया 1975 में, जिसे हमने कहा ग्रुप ऑफ सिक्स। ठीक है, किस लिए? टू प्रोवाइड ए वेन्यू, एक वेन्यू प्रोवाइड करने के लिए फॉर इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज, टू एड्रेस प्रेसिंग इकोनॉमिक कंसर्न्स। ठीक है, अब 1975 में मैंने बताया कि इन 6 बंदों का ग्रुप बन गया। अब ठीक एक साल बाद 1976 में कनाडा को बोला गया, सर जी आ जाइए, आप भी इनवाइटेड हैं। ठीक है, तो कनाडा ने कहा चलो जब बुलाया है तो जाएंगे जरूर, तो ज्वाइन कर लिया ग्रुप, ज्वाइन द ग्रुप। अब होता क्या है कि इन्होंने फर्स्ट मीटिंग करी G7 नेशन की, सारों ने मिलके, जिसे होस्टेड किया था यूनाइटेड नेशन ने। ऑल G7 नेशन ने मीटिंग करी थी। ठीक है, जिसे होस्ट किसने करा था? यूनाइटेड नेशन ने करा था। अब देखते हैं कि ये कहाँ हुई थी। ये हुई थी प्यूट्रो रिको प्योर्टो रिको में 1976 में, 1976 में। ठीक है, अब ये हमने देख लिया कि G6 से G7 कैसे बना। अब जी हम कहते हैं कि एक और है G8। G8 कैसे बना? अब हुआ क्या कि 1997 में रसिया को भी कहा गया, आइए सर आपका भी स्वागत है, जैसे कनाडा को बोला गया। ठीक, तो ये G7 से क्या हो गया? G8। तो पहले G6 था, G6 से G7 हुआ, G7 से G8 हो गया। लेकिन हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली 2014 में रसिया को बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? एक्सपेल मतलब बाहर निकाल देना। वाई? क्योंकि रसिया ने क्या करा था, यूक्रेन का एक रीजन है क्रीमिया। आपका काम है कि मैप खोलो और देखो कि यूक्रेन का जो क्रीमिया रीजन है वो कहाँ पर पड़ता है, तो आपको समझ आएगा कि रसिया ने उसको क्यों अनेक्स किया। अनेक्स मतलब कब्जा लेना। तो रशिया ने इस पर कब्जा कर लिया था। यूक्रेन एक अलग देश है, उसका एक रीजन है क्रीमिया, उसको कब्जा लिया। ठीक है, कब? 2014 में। तो इन्होंने कहा कि भैया ये बात गलत है आपकी, तो हम आपको बाहर कर रहे हैं ग्रुप से। उसने कहा ओके ठीक है। तो ये फिर से G8 से G7 हो गया। तो आप समझ रहे हैं पहले क्या था? पहले ये G6 था, G6 से G7 बना, G7 से G8 बना, G8 से फिर से G7 बन गया। G6 कब बना? 1975 में। G7 कब बना? 1976 में। कौन आया था? कनाडा आ गया था। फिर G8 बना कब? 1997 में। क्यों? क्योंकि रसिया ऐड हो गया। अब फिर से G7 बन गया। क्यों? क्योंकि 2014 में रसिया बाहर हो गया। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये इसकी अब तक पूरी जेनेसिस थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अब ये इसके बारे में देखते हैं कि ये होता कैसे। एक्चुअली ये एनुअली हेल्ड होते हैं समिट इसकी। एनुअली मतलब एक साल में एक बार। ठीक है, हर साल होस्टेड होता है रोटेशन बेस पे। रोटेशन बेस पे मतलब क्या है? सपोज मान लो कि पहले फ्रांस ने किया, फिर जर्मनी, फिर इटली, फिर जापान, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर यूनाइटेड स्टेट, फिर कनाडा, फिर फ्रांस, फिर जर्मनी। इस तरह से चलता रहेगा, मतलब रोटेटली चलता रहेगा। अब जो होस्ट करेगा कंट्री वो क्या है? एक्चुअली जो होस्ट कंट्री होगी वो सिर्फ प्रेसिडेंसी होल्ड नहीं करेगी। सिर्फ प्रेसिडेंसी होल्ड मतलब प्रेसिडेंट नहीं बनेगी, वो साथ में क्या करेगी? एजेंडा भी सेट करेगी उस साल का कि एजेंडा क्या है। ठीक है, दूसरी बात क्या करेगी? इनवाइट करती है ग्लोबल लीडर्स को, जैसे चाइना के लीडर को, इंडिया के लीडर को, मैक्सिको के लीडर को, ब्राजील के लीडर को, कंट्री के लीडर को इनवाइट करती है, सर आइए सबमिट करेंगे। ठीक है, तो G7 समिट में क्या है? G7 समिट को जो होल्ड करेगा उसके क्या काम है? एक तो वो होस्ट करेगा, प्रेसिडेंसी करेगा। दूसरा क्या है? इनवाइट करेगा किसको? लीडर को। आओ सर, कहते हैं ना आओ स्कूल चले हम, ऐसे आओ सर सबमिट करेंगे। तो सिर्फ कंट्री के नहीं, इवन जो इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लीडर को भी इनवाइट कर देता है जी। जैसे यूरोपियन यूनियन एक देश नहीं है, कंट्रियों का समूह है। IMF एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। UN तो आप सब जानते हैं, इनके लीडर को भी इनवाइट कर देता है G7, आइए सर सबमिट करेंगे। ठीक है,
चलिए स्टार्ट करते हैं आगे कि ये न्यूज में क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। वास्तव में हुआ क्या कि 2021 में, अभी पिछले साल जून में, यूके ने इनवाइट किया है किसको, प्राइम मिनिस्टर को, किसके, हमारे भारत के। क्यों, आइए सर G7 की सबमिट करेंगे, ठीक है। ये शायद इसकी 47th सबमिट थी, 47वीं। अब होता क्या है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया को ही इनवाइट किया गया है, साथ में ऑस्ट्रेलिया को भी कहा गया है आइए सर आप भी, साउथ कोरिया को भी कहा कि आइए। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ इंडिया 2021 में ही इनवाइट किया गया था, यूके ने ही इनवाइट किया है। सन 2019 में जब फ्रांस होस्ट कर रहा था G7 समिट को, तब भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। क्यों, क्योंकि फ्रांस ने क्या किया था, इनविटेशन भेजा था कि सर आइए सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता रहता है। अब यूके ने इस जो G7 सबमिट हुई, इसमें क्या कहा कि, इसने कहा कि बिल्ड बैक बेटर फॉर कोरोना वायरस एज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए काफी चीज मुद्दे रखे गए और चर्चाएं हुई, ठीक है। तो हमने देख लिया क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसको क्या किया, इनवाइट, उसमें पार्टिसिपेट भी किया था, अटेंड किया था, क्या किया था, अटेंड किया था। चलिए अब देखते हैं ये FATF क्या बला है। अब होता क्या है कि 1989 में इन्होंने क्या किया, पेरिस में एक ग्रुप, G7 जो ग्रुप था, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया जी। उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या था, नाम क्या था, FATF नाम था जी उसका। इसकी फुल फॉर्म आ जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स किस लिए किया, ये किया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे पैसा इधर का उधर होना, काले का ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर देना, इस तरह की चीजों से लड़ने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जिसे क्या कहा, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कब बनाया, 1989 में। कब, फिर कहाँ बनाया, पेरिस में। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। अब इनिशियली क्यों बनाया था, कॉम्बैक्ट करने के लिए। कॉम्बैक्ट मतलब लड़ना, लड़ाई करना है ना, किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए। अब 2001 में देखो, ये तो पैदा ही हुआ था ना 1989 में, बेबी था। अब 2001 में थोड़ा सा और बड़ा हो गया। अब 2001 में जब ये बच्चा बड़ा होता है, तो इसे कहा कि भाई आपको टेररिज्म फाइनेंसिंग से भी लड़ना है। तो इसके दो काम हो गए, मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंस। अब आप समझिए, मैं कहूँ कि FATF किसका बेबी है, किसका बेबी है, G7 का बेबी है। क्यों, G7 ने इसको पैदा किया था 1989 में पेरिस में, जो कि फ्रांस में है। आप समझ रहे हैं। तो FATF का मैं कहूँगा हेडक्वार्टर कहाँ है, अगर आ जाए सपोज FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है, भाई हेडक्वार्टर कहाँ हुआ, जहाँ इसका जन्म हुआ। कहाँ पैदा हुआ था ये, पेरिस में पैदा हुआ था, नहीं हुआ था। तो जाहिर सी बात है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में है। आप भूलोगे तो नहीं ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं FATF, मैंने बताया इसकी फुल फॉर्म आपको रट लेनी है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ता है। 2001 में इसको टेररिज्म फाइनेंसिंग का भी कह दिया। क्या कहा, FATF इज द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग वॉच डॉग। वॉच डॉग मतलब रखवाली करने वाला, ठीक है। अब ये है क्या, द इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दैट एम टू प्रिवेंट दिस इलीगल एक्टिविटीज एंड द हार्म दे कॉज टू सोसाइटी। मतलब जो इलीगल एक्टिविटीज हैं उनको रोकना, जो कि सोसाइटी को क्या कर देगी, हार्म कर देगी, जो सोसाइटी को हार्म करेगी उनको रोकना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट कर देना, इस तरह की चीजें का काम करता है कौन, FATF। अब FATF इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी, कि अगर इसने किसी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड कर दिया ना, जैसे पाकिस्तान में होने वाला है, तो आप ये समझिए उसको वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देगा, उसको IMF लोन नहीं देगा, उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनेशनल उसको लोन नहीं मिलेगा, कोई लोन नहीं देगा उसको। आप सोचिए, बिना लोन के तो कंट्री नहीं चल रही है ना, जो मिडिल क्लास कंट्री है। तो FATF को हल्के में मत लेना, ये काफी अपने आप में दमदार ऑर्गेनाइजेशन है। अरे सोचो ना, बच्चा किसका है, G7 का है भैया। और G7 में देखो कितने पावरफुल पावरफुल कंट्री हैं, कौन है, UK, USA, फ्रांस, है ना। तो आप अब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब FATF में कितने मेंबर हैं, FATF में 37 मेंबर हैं। इंडिया है, हाँ जी इंडिया भी है, हमारा भारत महान। और क्या है, दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, 37 मेंबर के, 37 मेंबर है ना, जिसमें कि दो, इट करंटली कंप्राइजेस 37 मेंबर कंट्री और साथ में दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कह सकता हूँ 37+2। अब ये जो दो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन कौन से है, एक तो है यूरोपियन, इसको एम हटा देना, यूरोपियन कमीशन। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। मैं ऑर्गेनाइजेशन क्यों कह रहा हूँ इनको, एक्चुअली यूरोपियन कमीशन में काफी सारे वो आएंगे कंट्रीज, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भी काफी आते हैं, ठीक है। अब ये
2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए और 37 मेंबर हो गए, किसमें, एफएटीएफ में। अब मैंने बता चुका इसके 2 ही काम है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, इनसे लड़ना है, ठीक है, इनसे लड़ना है, हटाना है इनको, ठीक है। अब बात करते हैं, हमने देख लिया G7, हमने देख लिया G8, हमने देख लिया FATF, अब बात करेंगे G20 2020। अब हुआ क्या कि 1999 में पैदा होता है क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था 1997 1998 में। वास्तव में सबसे पहले मीटिंग जो होती थी वो होती थी फाइनेंस मिनिस्टर की और सेंट्रल बैंक गवर्नर की, मतलब देश के जो जैसे हमारा सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, तो उनके गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर ये आपस में मिलते थे सारे देशों के, जो G20 1999 में बना था। बट होता क्या है कि इसको 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसका कद बढ़ा दिया गया, इसको कहा दिया गया नहीं भैया अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, अब जो हेड ऑफ द स्टेट लेवल है वे मिला करेंगे। आप सोचो ना अब इसकी महत्ता कितनी बढ़ गई, अब इसकी इंपॉर्टेंस, इसके भाव बढ़ गए, है ना। सबसे पहले क्या था कि फाइनेंस मिनिस्टर या गवर्नर जो सेंट्रल बैंक के हैं वे मिला करेंगे, उसके बाद क्या कहा 2008 में कि नहीं अब तो इसके हेड मिला करेंगे कंट्रीज के, पहला कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह मिला करते थे। चलिए इसका एक और नाम है, एक्चुअली ये किस पे फोकस करता है, ये फोकस करता है ग्लोबल इकोनॉमी पर, इसीलिए इसका एक नाम और है, क्या है, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। आप समझिए ये 80% ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया का अगर जीडीपी में निकालूं तो उसका 80% तो G20 के पास ही है। अब G20 का मतलब है आप समझिए ना कितने पावरफुल जो कंट्रीज हैं इसमें एडेड हैं। अब देखते हैं G20 में कौन कौन सी कंट्री हैं। अब सुनो, G7 में कौन कौन सी कंट्री है, ये उसमें एक जोड़ दो रसिया, फिर उसमें आप 12 कंट्री और जोड़ दो तो क्या हो गया G20। अब G7 की कंट्री को कैसे याद रखें, अब आपने देखा होगा, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, वर्ल्ड वार सेकंड हुआ कब हुआ वो आप बताओ, 1939 में है ना, हाँ। अब इसमें दो पार्ट में बट गया था, 2 गुट में था, एक तरफ कौन थे, एक तरफ था यूके, यूएसए, फ्रांस, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ था जापान, इटली और आपका जापान इटली और जर्मनी, ठीक है। अब ये जो सारे हैं, इसमें मैं अगर कनाडा जोड़ दूं, कनाडा अलग से जोड़ दूं तो कितने हो गए, 7 हो गए ना, तो यही G7 कंट्री हैं। तो आपको याद करने का तरीका कितना अच्छा है, जितने वर्ल्ड वार सेकंड में जो दो गुट में बट रहे थे उनको जोड़ दो और कनाडा को जोड़ दो, G7 आ गया। चलिए G8 मैंने बता दिया कि भैया रसिया पहले आया, कब आया रसिया, देखो यहाँ पे मैंने देखा 1997 में रसिया आया, 1997 में रसिया बना और फिर 2014 में निकल गया। तो फिर भी हम देखेंगे G8, अगर मैं G8 की बात करूँ तो रसिया भी जोड़ दो, तो मैं और अब इसमें 12 कंट्री और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, G20 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि G20 क्या है, कुछ भी नहीं है, क्या है, G8 प्लस 12 कंट्री अलग से हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं कि 12 कंट्री कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा भारत महान कहाँ है, ये रहा हमारा भारत महान, हमारा भारत महान। अब इंडिया के पास और कौन सा कंट्री है, चाइना है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, और कौन सा कंट्री है, इंडोनेशिया, एक मिनट, इंडोनेशिया हो गया। चलिए वेट ए मिनट, ठीक है। अब इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, क्या पाकिस्तान है, नहीं है, क्या नेपाल है, नहीं है, क्या भूटान है, नहीं है, क्या श्रीलंका है, नहीं है। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, टर्की है, यूरोपियन यूनियन है भैया, अर्जेंटीना है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया है बिल्कुल नहीं हो सकता, सऊदी अरब भी है, साउथ अफ्रीका भी है। तो मैं कह सकता हूँ ये 12 कंट्री प्लस G8 कंट्री, तो G8 कंट्री को कैसे याद रखेंगे आप, G7 प्लस रसिया से, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है, हम पढ़ कहाँ रहे हैं इसको, क्यों इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अभी पार्टिसिपेट किया था, इसकी 15वीं मीटिंग हुई थी 2021 में, जो कि सऊदी अरब ने बनाई थी, उसने कन्वीन करी थी, मतलब बुलाई थी, कन्वीन करना मतलब बुलाना। कब कैसे किया था प्राइम मिनिस्टर ने इसमें पार्टिसिपेट, जाहिर सी बात है ऑनलाइन मोड में किया होगा। अब इसके बारे में देखते हैं G20 के बारे में। मैंने बताया कि ये 80%, मोर देन 80% वर्ल्ड जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड को और 60% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की G20 के अंदर आती है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव
पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन इट्स मेंबर इन ऑर्डर टू अचीव, किसके लिए करता है ये, टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सस्टेनेबल ग्रोथ, दो काम के लिए, अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, अब और क्या काम है, टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन दैट रिड्यूसेस, जो कम करता है रिस्क को, एंड प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो मैंने क्या कहा, ये क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस को, क्योंकि ये पैदा ही क्यों हुआ था, ये पैदा हुआ था क्योंकि एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था 1997 में। देखिए, देखो ना आप, मैंने बताया ना, तो इसीलिए इसका काम भी क्या है, इसका काम है कि प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रिएट न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, ये क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे। G20 के 2 वर्किंग ट्रैक हैं, कौन कौन से, एक है फाइनेंस ट्रैक, एक है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक क्या करता है, इसका प्राइमरी फोकस है ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फाइनेंशियल इश्यूज में, लाइक मॉनेटरी, फिस्कल और एक्सचेंज रेट पॉलिसी को, एक्सचेंज रेट पॉलिसीज पर, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर, फाइनेंशियल रेगुलेशन पर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पर, इंटरनेशनल टैक्सेशन पर, इन सब पर क्या काम है, इस इन सब पर फोकस है किसका, फाइनेंस ट्रैक का। मैंने बताया G20 के 2 ट्रैक हैं, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक। शेरपा ट्रैक क्या करेगा भाई, फाइनेंस ट्रैक तो मतलब फाइनेंस देखेगा, सीधी बात है, नो मैटर, फाइनेंशियल रेगुलेशन, इंक्लूजन, फलाना, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, ग्लोबल इकोनॉमी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, पता है, एटसेट्रा वेटसेट्रा। तो शेरपा ट्रैक क्या करेगा, शेरपा ट्रैक बॉर्डर इशू को देखेगा, वाओ, पॉलिटिकल एंगेजमेंट को देखेगा, ठीक है, एंटी करप्शन, डेवलपमेंट, ट्रेड, जेंडर इक्वेलिटी, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, सभी को देखेगा जी शेरपा ट्रैक। तो कितना अच्छा है। ओके, अब इसके बारे में थोड़े से और फैक्ट जान लेते हैं कि इसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, जैसे G7 का भी नहीं है। इसका एजेंडा, इसकी भी रोटेटिंग प्रेसिडेंसी है कि भाई पहले एक कंट्री पे रहेगी, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे। अब इसमें एक वर्ड यूज होता है ट्रोइका। क्या, ट्रोइका। अब एक्चुअली होता क्या है, सपोज मान लो कि पहले साल एक कंट्री ने इसको होस्ट करा, मतलब प्रेसिडेंसी करी, दूसरे साल बी ने करी। अब जब इससे प्रेसिडेंसी इस पर जाएगी तो इसके बीच में कौन संभालेगा, इसके बीच में कुछ देश संभालेंगे ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे G20 की, उन्हें बोला जाता है ट्रोइका। क्या बोला जाता है, ट्रोइका। अब ट्रोइका में कौन से देश हैं, सऊदी अरब, इटली और इंडोनेशिया। ये 3 ऐसे देश हैं जो जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर प्रेसिडेंसी रोटेट होती है या जाती है तो इसके बीच में, ताकि पूरी कंटिन्यूटी बनी रहे, कंटिन्यूटी G20 में बनी रहे, इसलिए 3 कंट्री बनाए गए हैं कि भाई तब G20 को आप होस्ट करोगे, तब आप उसको होल्ड करोगे। ठीक है, अब आप सोचो कि इसको किसका सपोर्ट है, इसको काफी बंदों का सपोर्ट है। मैं बता रहा हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी, जो अच्छे अच्छे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, UN का, वर्ल्ड बैंक का, WTO का, इन सब का क्या है, इसको सपोर्ट है G20 को। और इंडिया क्या है, फाउंडिंग मेंबर में से एक है, किसके, G20 के। ठीक है, G20 कब बना था, मैंने बताया अभी 1999 में। क्यों 1997 से 1998 में क्या हो गया था, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था। आप समझ रहे हैं, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, समिट ऑन फाइनेंशियल मार्केट एंड वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, फाइनेंस ट्रैक और शेरपा ट्रैक देख लिया, इसके बारे में कुछ जो वे क्या कह रहे हैं, काफी फैक्ट्स थे वे भी देख लिए। ट्रोइका कौन कौन सी कंट्री है, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया। ये हमारा किसके बारे में बात होगी, हमने बात कर ली G7 के बारे में, हमने बात कर ली G8 के बारे में, हमने बात कर ली G20 के बारे में, हमने बात कर ली FATF के बारे में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है, फ्रांस में। कब बना था ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कब बना था, जल्दी 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 जल्दी, अभी पढ़ाया ये रहा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स 1989 में। 2001 में इसका टेररिज्म फाइनेंसिंग भी दे दिया, मनी लॉन्ड्रिंग भी देखता था ये। ठीक है, तो ये सब हमने देख लिया। सो अब हम अपना लेक्चर हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।